नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़ी नियुक्तियां की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए एक प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश मंत्री और 7 मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। नई नियुक्तियों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 साल से भरोसेमंद रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा को संगठन और सरकार में जगह देने के लिए पिछले कुछ समय से अटकलों का बाजार गर्म था। यूपी की सीआई से उठापटक से दिल्ली और नागपुर अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 18 सालों तक साए की तरह काम करने वाले पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। राजनीति में उनकी एंट्री भी धमाकेदार रही। पहले उन्हें भाजपा में शामिल कराया गया और फिर अगले दिन ही उन्हें एमएलसी का टिकट भी पकड़ा दिया गया। उसी समय से अटकलें थी कि शर्मा को यूपी में कुछ बड़ा पद दिया जाएगा। 1 महीने पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई। इसमें उन्हें डिप्टी सीएम का दावेदार भी बताया गया था। हालांकि सीएम योगी के एक मास्टर स्ट्रोक ने सारी कहानी ही बदल के रख दी। संघ के आगे दूसरी बार पीएम मोदी को झुकना पड़ा है। देश में शनिवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले। 87,453 लोग ठीक भी हुए हैं। 1,537 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई। राहत की बात यह रही कि 24 घंटे में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश के 10 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है, यानी यहाँ पाबंदियां तो है लेकिन छूट भी है। इनमें केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को पता ही नहीं था कि उनकी जीवन संगिनी निर्मल और अब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 दशक तक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली निर्मल कौर कोरोना से 13 जून को जंग हार चुकी थीं। मिल्खा सिंह रिकवर हो रहे थे। मिल्खा सिंह कमजोर हो चुके थे, इसलिए परिवार ने सोचा कि अगर ये बात बताई तो गहरा सदमा पहुंच सकता है। परिवार ने उनके ठीक होने के बाद ही उन्हें निर्मल के निधन के लिए सूचना देने के बारे में सोचा था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। निर्मल के जाने के 5 दिन बाद ही 18 जून की रात मिल्खा भी दूसरी दुनिया में चले गए। मिल्खा के बेटे जीव मिल्खा सिंह समझ चुके थे कि पिता का आखिरी वक्त आ चुका है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि कोरोना की वजह से फेफड़े पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं। जब मिल्खा का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा तो बेटे जीव और बेटी मोना ने उनके कान में कहा, डैड आप भी वही जा रहे हैं जब मम्मा गए हैं। मिल्खा उस समय नॉन इन्वेंस वेंटिलेटर पर थे। यह बात सुनते ही उन्होंने आंखें खोलकर प्रतिक्रिया दी और फिर आंखें बंद कर ली। जीव ने कहा, हम नहीं चाहते थे कि मम्मा के जाने की खबर उन्हें मिले, हालांकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामलों को गंभीरता से ले लिया है। शनिवार को केंद्र ने राज्य सरकारों को इस मसले पर चिट्ठी लिखी है। इसमें डॉक्टर समेत सभी मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा मुहैया कराने की बात की गई है। केंद्र ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराएं, उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 2020 के तहत कार्रवाई करें। यह चिट्ठी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार प्रदेशों को जारी की है। गृह सचिव ने लिखा है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ हिंसा की घटनाओं से उनका मनोबल गिर सकता है, उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। आगे लिखा है कि डॉक्टर समेत सभी मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।
राज्यों का फर्ज बनता है ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। ऐसा मामला का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में लिखा है कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए, जिससे हिंसा की स्थिति पैदा होने की आशंका है। भारी बारिश के चलते नेपाल के 30 जिले बाढ़ की चपेट में है। यहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कई नदियां उफान पर है। इनका असर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में दिखाई दे रहा है। तीनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण उत्तराखंड में अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार से शनिवार को 4 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ दिया गया। इसके चलते यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पूर्वांचल की 6 नदियां उफान पर आ गई हैं। बाढ़ का असर सबसे ज्यादा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, शास्त्री और बहराइच में हुआ है। इन जिलों में हजारों एकड़ फसल डूब गई है। ग्रामीण घरों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बिहार की गंडक, कोसी और घाघरा नदियां भी उफान पर हैं। 19 जून तक 41% ज्यादा बारिश। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इस समय जमीनी सतह से काफी ऊंचाई तक हवाएं चल रही हैं, जो मानसून के आगे बढ़ने में बाधा बन रही है। इसलिए मानसून के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में पहुंचने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल के चर्चित शारदा चिट फंड घोटाले की आरोपी देवजानी मुखर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई। हालांकि वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। मुखर्जी पर ओडिशा और झारखंड में कई केस दर्ज हैं। उन्हें इसमें बेल नहीं मिली है। इसी वजह से वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। शारदा कंपनी के प्रमोटर सुदीप्त सेन और देवजानी मुखर्जी को 2013 में कश्मीर के सोनमर्ग से गिरफ्तार किया गया था। शारदा कंपनी ने बंगाल में कई पोंजी स्कीम चलाई थी, जिसमें लाखों लोगों के साथ हजारों करोड़ रुपए डूब गए। इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। शारदा घोटाले की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत उनके दिग्गज नेताओं तक पहुंचाई गई थी। बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2020 में शारदा घोटाले के तीर सीएम रिलीफ फंड से भी जुड़े होने का दावा किया था। तब केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था कि सीएम रिलीफ फंड से करीब 6.21 करोड़ तारा टीवी के दिए गए थे, जो शारदा ग्रुप की ही एक कंपनी है। इन पैसों का इस्तेमाल कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बारामुल्ला पुलिस ने उरी इलाके में एक नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। यहां से 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आशंका जताई जा रही है कि लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कश्मीर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों के पास से 4 पिस्टल, 10 ग्रेनेड, 21 लाख रुपए कैश, 4 वाहन और 9 किलो हेरोइन बरामद हुई है। हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे पहले बुधवार को नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया था। कश्मीर जौन पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी का नाम उज्जैर अशरफ दर है। उसके पास 1 पिस्टल, 1 गोला बारूद, 1 मैगजीन, 6 राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इससे पहले 12 जून को बारामुल्ला में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया था। सोपोर में आतंकियों की ओर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 2 नागरिकों की भी मौत हो चुकी थी। हमले के पीछे लश्कर तैयबा के आतंकियों का हाथ था। देश के कई राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसके बाद से कई जगह भीड़ की फुटेज ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन में ढील देने के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए। केंद्र ने राज्यों को 5 सूत्रीय फॉर्मूले को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन शामिल है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आज के हालात में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। देश में शुक्रवार को 60,754 संक्रमितों की पहचान हुई। 57,854 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 1,645 ने जान गंवा दी। इसके तहत एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,758 की कमी आई। राहत की खबर यह रही कि बीते दिन देश में 22,000 और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए केस आए। वहीं 14 राज्यों में 500 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई। मास्क पहनना, समय समय पर हाथ साफ करना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए।
आर्टिकल 370 हटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया जाएगा। बैठक से पहले इन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और भाजपा के रविंद्र रैना ने मीटिंग की पुष्टि कर दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया है। मुझे इस बैठक का निमंत्रण मिला है। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक का खबर की पुष्टि भी कर दी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पहला दिन बारिश में धुलने के बाद आखिरकार दूसरे दिन टॉस के साथ साथ 64.4 ओवर का खेल भी मुमकिन हो पाया। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स ने टॉस जीता और स्विंग व सीम गेंदबाजी की गद्दार परिस्थितियों में भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने स्टंप्स तक 3 विकेट खोकर 146 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली 40 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर नाबाद हैं। दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी ने दूसरे दिन के खेल में आए उतार चढ़ाव का अपने विशेष अंदाज में विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि अभी दोनों टीमें बराबरी की स्थिति में हैं। विराट और रहाणे के बीच चल रही साझेदारी मैच में आगे की दिशा तय कर सकती है। दोषी ने कहा कि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय ओपनर्स ने स्विंग को खत्म करने के लिए जो रणनीति अपनाई वह काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने क्रीज से बाहर निकलकर बल्लेबाजी की। इससे की भी गेंदबाजों की दाल काफी हद तक कम हो गई। भारतीय ओपनर्स ने 62 रन की पार्टनरशिप कर टीम को मजबूत प्लेटफॉर्म दिया। भारतीय टीम मजबूत शुरुआत के बाद एकदम से लड़खड़ाने लगी थी और बिना विकेट खाए 62 रन से भारत का स्कोर 2 विकेट पर 63 रन हो गया। रोहित और शुभमन दोनों को ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में तख्ती और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर अमेरिका को अपने मिलिट्री या एयरबेस नहीं देगी। हैरान की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार के अड्डे देने से इनकार के बावजूद अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के अफसर लगातार इस्लामाबाद के दौरे लगा रहे हैं। अमेरिका अफसर पाकिस्तान सरकार के बजाय वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आर्मी के अफसरों से मुलाकात कर रहे हैं। जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने 5 महीने से ज्यादा हो चुका है। उन्होंने दुनिया भर के लगभग हर बड़े राष्ट्राध्यक्ष को फोन किया है, लेकिन इमरान की गुजारिश के बावजूद उनसे बात नहीं की। ऐसे में अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान को कई मोर्चों पर भारी पड़ सकती है। इमरान ने अमेरिकी टीवी चैनल HBO एक्सियोस को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें एंकर जोनाथन स्वान ने उनसे सीधा सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान CIA को अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा या IS के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मिलिट्री या एयरबेस देगा? इमरान का जवाब था, बिल्कुल नहीं। ईरान ने शुक्रवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे शनिवार को आए कट्टरपंथी मानने वाले इब्राहिम रईसी चुनाव जीत गए। रईसी वर्तमान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। रईसी के अलावा चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने उन्हें जीत की बधाई दी। सूत्रों के मुताबिक 90% काउंटिंग के बाद रईसी को 1.7 करोड़ वोट मिले। कुल 2.8 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। शेष तीनों उम्मीदवारों ने हार मान ली है। वैसे भी ये चुनाव महज औपचारिकता बनकर रह गया था। यही वजह है कि लोगों में मतदान को लेकर कोई उत्साह नहीं था। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खुमैनी का समर्थन प्राप्त है। चुनाव से पहले खुमैनी ने कहा था, अब हम पूर्व को प्राथमिकता देंगे, जबकि पारंपरिक तौर पर ईरान की विदेश नीति न पूर्व और न पश्चिम ही रही। ईरान में 1988 में 5000 राजनीतिक कैदियों को सामूहिक फांसी दी गई थी। माना जाता है कि इस सामूहिक फांसी में रईसी की भूमिका रही थी। हालांकि रईसी इस मामले में बयान देने से बातचीत रहे थे। अमेरिका ने भी इस मामले में रईसी की निंदा की थी। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को दुनिया में 4,857 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 4,17,204 लोगों ने वायरस को मात दी। इस दौरान 8,523 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई।
सबसे बुरे हालात ब्राजील में देखे गए। यहाँ बीते दिन 58,135 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। यहाँ एक दिन में संक्रमण के मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 25 मार्च को 55,586 मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,449 मौतें भी ब्राजील में ही रिकॉर्ड की गई थी। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने बताया कि साओ पाउलो में कोरोना के 19 नए वेरिएंट की पहचान हुई है। इनके चलते ब्राजील में मौतें बढ़ने लगी है। ब्राजील के जैविक अनुसंधान केंद्र इंस्टीट्यूट बुटांटन की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इन वेरिएंट्स में P.1 स्ट्रेन 79.9% मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद यूके में मिला अल्फा वेरिएंट आता है जो 4.2% कोरोना मामलों के लिए जिम्मेदार है। जर्मनी के हेल्थ एजेंसी ने माना है कि देश में डेल्टा वेरिएंट ने कुछ मामले सामने आए हैं और अब इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। नए मामलों से करीब 6% मरीजों का ये वेरिएंट पाया गया है। शुक्रवार को शहर में औसतन 5 इंच बारिश होने के बाद शनिवार को छिटपुट बारिश दर्ज की गई। सेंट्रल जोन में 6 मिलीमीटर, वराछा में 4 मिलीमीटर, सरथाना में 6 मिलीमीटर, रांदेर में 1 मिलीमीटर, कतारगाम में 7 मिलीमीटर, लिंबायत में 9 मिलीमीटर और अठवा में 6 मिलीमीटर की बारिश हुई। जिला में सबसे अधिक बारिश अमरपाड़ा तालुका में 2 इंच हुई। बारडोली में 17 मिलीमीटर, चौरासी कामरेज में 5 मिलीमीटर और मांगरोल में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। शुक्रवार को तुलना में शनिवार को तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई थी। अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 25.2 डिग्री दर्ज किया गया था। उकाई बांध के ऊपरी इलाकों में बारिश न होने पर पानी की आवक नहीं हो रही है, जिसमें डैम का जलस्तर घट रहा है। शनिवार शाम 6 बजे जलस्तर 13.58 फीट दर्ज किया गया है। उकाई से 650 पानी छोड़ा गया है। मौजूदा रूल लेवल जलस्तर से 6.5 फीट नीचे है। सूरत और तापी जिले से बारिश का पानी तापी नदी में आना शुरू हो गया है। इस वजह से वियर कम कॉजवे का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तापी नदी की अपस्ट्रीम से गंदगी दूर करने के लिए शनिवार को कॉजवे के 5 गेट खोल दिए गए। इससे पहले शुक्रवार को क्रेन से फ्लशिंग गेट खोल दिया गया। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच शय और मात का खेल जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के सचिन पायलट को एसेट और स्टार बताने और उनसे प्रियंका गांधी के लगातार बात होने वाले बयान के बाद गहलोत खेमे ने रणनीति बदली। गहलोत खेमे की तरफ से अब 13 निर्दलीय और बसपा से आए 6 विधायकों को मिलाकर G7-19 हरातल दस्ते की भूमिका में आगे आएंगे। कांग्रेस में आए इन विधायकों को मिलाकर बने G19 की 13 जून को जयपुर में साझा बैठक बुलाई गई है। गहलोत कैंप की तरफ से इस G19 से जुड़े नेता की पायलट कैंप पर निशाना साधते रहे हैं। अब 23 जून को होने वाली G19 की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। इन 19 विधायकों में से अधिकांश हाल ही में मुख्यमंत्री से मिले हैं। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक पिछले दिनों ही 2 बार बैठक कर चुके हैं। बैठक के बाद ही विधायक संदीप यादव ने पायलट खेमे के विधायकों को गद्दार बताया है, जिस पर CIC बवाल हुई है। G19 की बैठक का एजेंडा खुला रखा गया है। कुछ विधायकों ने नाम साझा नहीं करने की शर्त पर बताया कि बैठक का एजेंडा खुला है। अभी जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है उस पर चर्चा होने के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में हिस्सेदारी पर चर्चा होगी। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।